Discovery of proton. Each proton carry same quantity of positive charge as the quantity of negative charge on each electron to neutralize atom. हर एक प्रोटॉन जो है वो एक्चुअली सेम क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की रखता है जितनी कि नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के अंदर मौजूद होता है, ताकि जो एटम है वो न्यूट्रलाइज हो सके। प्रोटॉन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, जितने भी एटम्स हैं उन सब का। हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। इट कैरी 1 प्रोटॉन विच इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन which carry negative charge. Now the experiment. Goldstein, a German physicist in 1886, performed the same gas discharge tube experiment. With the only difference was the cathode was perforated. गोल्डस्टीन एक जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने 1886 के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसमें डिफरेंस ये था कि जो कैथोड था वो परफोरेटेड स्टेट में था। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन का भी तकरीबन सेम ही प्रोसीजर है, लेकिन परफोरेटेड ट्यूब उन्होंने इस्तेमाल की थी प्रोटॉन के लिए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द पॉजिटिव मटीरियल पार्टिकल क्रॉस दीज परफोरेशन वर कलेक्टेड बिहाइंड द कैथोड प्लेट। ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो पॉजिटिव मटेरियल है, पार्टिकल मटेरियल है, वो क्रॉस करेगा परफोरेटेड जो मटेरियल है उससे, और उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा कैथोड प्लेट पर। इन 1897 जे थॉमसन also confirmed that the existence of these positive charge particles called proton. जे थॉमसन ने इसको जो है कंफर्म किया कि जो एक ऐसा पार्टिकल होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है। ही ऑल्सो स्टडीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन। उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी, उन्होंने स्टडी किया प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ को भी। इसमें उन्होंने ये देखा था कि जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं एक्चुअली वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा ट्रैवल करता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड आप देख सकते हैं कि इसमें परफोरेटेड ट्यूब जो थी उसमें जो मटेरियल था उसमें से कुछ होल्स में से जो है ना पार्टिकल्स आ रहे थे जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे थे, और यही प्रोटॉन थे। सो दीज कैरी पॉजिटिव चार्ज एज इट ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। दीज कैरी पॉजिटिव चार्ज एज आई टोल्ड यू बिफोर, एंड द चार्ज EM रेशो, इलेक्ट्रोमोटिव रेशो ऑफ द पॉजिटिव particle is much smaller as compared to the mass. Now radioactivity. It is a spontaneous disintegration of the nucleus of an atom, and the emission of invisible radiation from the nucleus of an atom is called radioactivity. Continuously emission अगर किसी न्यूक्लियस से रेज की हो तो उस फिनोमिना को हम रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। और ये जो डिसइंटीग्रेशंस होती हैं इसके अंदर, जो चेंजेस आ रही होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसकी वजह से ये रेज जो है वो इमिट हो रही होती हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंस विच एमिट द रेडिएशन, वो सब्सटेंस जो रेज को एमिट करता है उसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। वो कोई भी एटम हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल में इसमें हमारे पास यूरेनियम, थोरियम एंड पोलोनियम, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि अपने न्यूक्लियस में से रेज एमिट कर रहे होते हैं। नाउ द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेज भी कह सकते हैं उसको हम। ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1902 में उन्होंने डिटरमाइन किया रेडियो एक्टिव रेज की नेचर को, और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसमें इन्होंने इनकी 3 टाइप्स को डिफाइन किया।
He took a sample of radioactive substance was placed in a lead block. इन्होंने radioactive substance इस lead block में लिया, ये radioactive substance है, ये lead block. Then between two positively charged plates, ये दो positively charged plates हैं, इन दोनों के दरमियान से इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जो है वो एमिट करवाया है और एक फोटोग्राफिक प्लेट पे इसके ऑब्जर्वेशन उन्होंने की. इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, क्या देखा, द रेडिएशन वर डिसॉल्व इनटू थ्री कंपोनेंट्स. आप देखें कि इसमें थ्री रेज जो हैं थ्री डायमेंशंस में वो इमिट हो रही हैं, अल्फा बीटा एंड गामा. थ्री कंपोनेंट्स में वो ब्रेक हो रही थी. वन कंपोनेंट वाज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा था, प्रूविंग दैट दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज. दिस वर नेम अल्फा. सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, जिसने पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया उसने शो किया कि वो नेगेटिव चार्ज है, वो है अपना बीटा. एंड थर्ड वन वाज जिसके पास कोई चार्ज नहीं था और वो न्यूट्रल स्टेट में था और इलेक्ट्रिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने नियम दिया था गामा. ये देखें बीटा, ये गामा एंड ये अल्फा रेज. तो ये थ्री डायमेंशन जो है उन्होंने थ्री जो रेज हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से उन्होंने की थी प्लेट पर. नाउ नेक्स्ट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. Lord Rutherford in 1911 carried out series of experiment. उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1911 के अंदर और उन्होंने क्या किया था, ही पास अ बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल. उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का जो बीम है वो पास किया था एक थिन गोल्ड फॉइल मेटल के ज़रिए. ये थिन गोल्ड फॉइल है, इस अल्फ़ा पार्टिकल्स की इमिशन हो रही है, इसमें से स्ट्राइक कर रहे हैं एंड देन ऑब्जर्वेशन होगी. ही फाउंड दैट द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं. सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड लार्ज एंगल, किसी ने अपना एंगल बढ़ा लिया, और फ्यू ऑफ देम बाउंस बैक, और उनमें से कुछ जो है वो देखें रिटर्न हो गए. फ्रॉम दिस रिजल्ट एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि सिंस क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड थे, सो मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज़ एम्प्टी. यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल क्रॉस कर गए थे उसकी वजह ये थी कि ज़्यादातर एरिया जो है एटम का वो एम्प्टी है, वो खाली है. कुछ फ्यू पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक हुए हैं, और वो बाउंस बैक क्यों हैं, क्योंकि जो मिडल पोर्शन है वो हार्डेस्ट पोर्शन है एटम का, जो कि इंटायरली पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और वो कंसनट्रेटेड है इन द मिडल, और उसका नाम है न्यूक्लियस. सो जो बाउंस बैक हुए थे वो न्यूक्लियस की वजह से हुए थे, क्योंकि अल्फ़ा जो रेज होती हैं पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही होती हैं, और जाहिर है इसमें जो न्यूक्लियस है उस पर भी चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वो रिपल्जन हुई और वो बाउंस बैक हो रहे थे. कंक्लूजन क्या था, रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ पॉजिटिव चार्ज. जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और नियरली इंटायर मास जो होता है एटम का वो कंसनट्रेटेड होता है इस पोर्शन के अंदर मौजूद होता है, और ये बिल्कुल मिडिल पोर्शन में एटम के मौजूद है न्यूक्लियस. सिंस द एटम इज़ अ होल न्यूट्रल, क्योंकि एटम पूरा न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं होता. सो देयर मस्ट बी द नेगेटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस. तो कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से कोई आउटसाइड जो पार्टिकल है वो नेगेटिव होना चाहिए ताकि वो न्यूट्रल हो सके. पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज का होना ज़रूरी है न्यूट्रलिटी के लिए. दिस नेगेटिव चार्ज इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव चार्ज किस फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, जो कि रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ निग्लिजिबली स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियस. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल कम होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस के. न्यूक्लियस जो है वो नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ही नहीं होता बल्कि इसमें न्यूट्रॉन भी होता है जो कि न्यूट्रल स्टेट में होता है. एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका मास भी उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन का मास होता है. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसको वेरियस ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, जिनको एनर्जी लेवल का नाम दिया जाता है, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं.
व्हाट आर द वीकनेसेस और डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया था उसमें कुछ उसकी वीकनेसेस भी थी। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अराउंड द न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रोटेशन इट शुड लूज एनर्जी एंड अल्टीमेटली शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अपनी एनर्जी को लूज़ करते हुए एक टाइम आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं होता तो ये एक वीकनेस थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, जो कि उसको डिफाइन नहीं कर सके थे। सेकंड पॉइंट जो उनकी वीकनेस का था वो ये, इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है, निकाल रहा है, तो इधर एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो ये एक उसका दूसरा डिफेक्ट था।